हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 1 आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में। व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस? केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? केमिकल इक्वेशंस आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। Chemical equations are the representation of chemical reactions। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हीं को जिस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है उस फॉर्म को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन हम लोग कई तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका है सेंटेंस इक्वेशन, यानी कि उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग एक सेंटेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपको एक्टिविटी 1.1 पढ़ाई थी। एक्टिविटी 1.1 में हम लोगों ने क्या किया था? मैग्नीशियम रिबन लिया था और उसको बर्न किया था। जब बर्न किया था तो एक पाउडर मिला था, एक पाउडर फॉर्म चाइना डिश में आकर के कलेक्ट हुआ था। यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन था वही एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन उस मैग्नीशियम रिबन को जिसको हम लोग बर्न कर रहे थे उसके साथ रिएक्ट किया था और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। यानी कि वो जो पाउडर हमको मिला था चाइना डिश में वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर था। अब वहाँ पर केमिकल रिएक्शन तो हुआ मैग्नीशियम और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के बीच में, और बना क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये केमिकल रिएक्शन वहां पर हुआ। इस केमिकल रिएक्शन को अब रिप्रेजेंट करना है और जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म आएगा उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो फर्स्ट वे है कि हम उसको सेंटेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिखा, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन to form magnesium oxide। Magnesium reacts with oxygen to form magnesium oxide। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए। ये हो गया हमारा सेंटेंस इक्वेशन। बहुत लेंदी है और इस तरह से हर केमिकल रिएक्शन को अगर बोलना हो या लिखना हो तो बहुत ही लंबा लंबा केमिकल इक्वेशन बनेगा। उसको शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग, और जब उसको शॉर्ट करके लिखेंगे तो बनता है वर्ड इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन में इसी बात को जो पर हमने सेंटेंस इक्वेशन में एक सेंटेंस के फॉर्म में कहा, उसी चीज को वर्ड इक्वेशन में हम लोग विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स लिख सकते हैं। सिंपल वर्ड्स के साथ हम लोग इसको लिख सकते हैं, और वो है जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस एरो मार्क को हम लोग पढ़ते हैं गिव्स राइज, GIVS गिव्स, RIAC राइज, गिव्स राइज। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर सिर्फ इतना लंबा सेंटेंस नहीं आकर के 1 2 3 4 वर्ड्स में हमारे ये सब कुछ कंप्लीट हो गया। यानी कि केमिकल रिएक्शन को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया विद हेल्प ऑफ ओनली 4 वर्ड्स, 1 2 3 एंड 4। ये सेंटेंस इक्वेशन की तुलना में ये वर्ड इक्वेशन शॉर्ट हुआ और इजी हो गया, रिप्रेजेंट करने में भी, बोलने में भी और समझने में भी। यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली है कि इस एरो मार्क के लेफ्ट में कुछ है और एरो मार्क के राइट में कुछ है। एरो मार्क के लेफ्ट में जो होते हैं वो हैं रिएक्टेंट्स, यानी कि वो एलिमेंट्स, वो कंपाउंड्स, वो सब्सटेंसेस जो आपस में रिएक्ट करते हैं। आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। वो कहलाते हैं रिएक्टेंट्स। यानी कि वो एलिमेंट्स या वो कंपाउंड्स या वो सब्सटेंसेस जिनमें केमिकल चेंजेस होता है, उन
एलिमेंट्स को या उन कंपाउंड्स को, उन सब्सटेंसेस को हम इस एरो मार्क के लेफ्ट में लिखते हैं, LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और उनको कहते हैं रिएक्टेंट्स, यानी कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो रिएक्शन में केमिकली चेंज हो रहे हैं वो। एरो मार्क के राइट में जो कुछ भी लिखते हैं वो है प्रोडक्ट, यानी कि इन रिएक्टेंट्स चेंज होने के बाद जो नया सब्सटेंस का फॉर्म लेते हैं वो है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स ही ना केमिकल रिएक्शन में केमिकली चेंज होकर के न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, और वो जो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं वही कहलाते हैं प्रोडक्ट्स। यहां पर एक ही प्रोडक्ट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट लिखा हमने। अगर यहां भी एक से अधिक रहते तो प्रोडक्ट्स के बीच में प्लस का साइन आता, जैसे कि यहां पर रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस का साइन आया है। जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे सभी रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस का साइन आएगा, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे सभी प्रोडक्ट्स के बीच में प्लस का साइन आएगा। रिएक्टेंट्स को एरो मार्क के लेफ्ट में यानी कि LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। प्रोडक्ट्स को हम लोग एरो मार्क के राइट में लिखेंगे, यानी कि RHS में, राइट हैंड साइड में लिखेंगे। एरो मार्क का जो एरो हेड होगा वो प्रोडक्ट्स की तरफ होगा। एरो मार्क दरअसल ये केमिकल रिएक्शन के डायरेक्शन को शो करता है कि केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है। इसीलिए ऑलवेज इस एरो मार्क का एरो हेड किसकी तरफ होगा? प्रोडक्ट्स की तरफ होगा, न कि रिएक्टेंट्स की तरफ। अभी भी ये जो वर्ड इक्वेशन है कुछ बड़ा, कुछ लेंदी दिख रहा है। क्या कोई ऐसा वे है कि इसको हम और शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आंसर है यस है। वो क्या है कि केमिकल फॉर्मूले का यूज करना। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा केमिकल फॉर्मूले के बारे में। केमिकल फॉर्मूले क्या होते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स या फिर एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स, जो कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। तो जैसे हम केमिकल फॉर्मूले को यूज करेंगे ये इक्वेशन और छोटा हो जाएगा। तो हमने क्या किया? केमिकल फॉर्मूले यूज किया। मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्सीजन के लिए O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO। क्लास 9th में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया कि हम केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखेंगे। उनको लिखने का बहुत ही बेहतरीन तरीका समझाया गया। एक बार मैं आपको क्विकली रिवाइज करवा देना चाहता हूं। जैसे कि मान लीजिए वहां पर हमको मीथेन का केमिकल फॉर्मूला लिखना है। मीथेन, तो मीथेन हमको मालूम है दो चीजों से मिलकर बना, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के दो एलिमेंट्स के नाम लिख लिए। कार्बन के नीचे कार्बन का जो सिंबल है वो हम लोग लिख लेंगे, कार्बन एलिमेंट का सिंबल। 9th क्लास में जो भी अभी तक हमको 118 एलिमेंट्स मालूम है उनमें से ज़्यादातर एलिमेंट्स के सिंबल्स, उनकी एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मास नंबर्स, वैलेंसीज, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ टेबल बनाकर, चार्ट बना करके दिया हुआ है। एक बार मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वहां से गो थ्रू हो जाएं। तो कार्बन का सिंबल C लिख लेते हैं। हाइड्रोजन के नीचे उसका सिंबल H होता है, वो हमने लिख लिया। फिर दोनों के नीचे दोनों की हम लोग वैलेंसी लिखते हैं। वैलेंसी क्या होती है? व्हाट इज वैलेंसी? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज इट्स वैलेंसी। एक एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको, उस एलिमेंट की हम लोग वैलेंसी कहते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। फिर हम क्या करते हैं? क्रिस क्रॉस करते हैं, यानी कि कार्बन की जो वैलेंसी है उसको ले जाकर के हाइड्रोजन के साथ लगाते हैं, हाइड्रोजन की वैलेंसी हम ले जाकर के कार्बन के साथ लगाते हैं।
तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन की वैलेंसी जो आ रही है वो 1 है, और हाइड्रोजन के साथ कार्बन की वैलेंसी आ रही है वो है 4। अब हमको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए शॉर्ट में हो जाता है CH4। तो ये मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला तैयार हो गया। इसी तरह से आप और भी केमिकल फॉर्मूले लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले या केमिकल फॉर्मूले लेंगे। मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्सीजन के लिए O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO ले लिया। अब ये देखिए, इसकी तुलना में ये और ज़्यादा शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारे केमिकल इक्वेशन का। राइट करना भी आसान हो गया, लर्न करना भी आसान हो गया, अंडरस्टैंड करना भी आसान हो गया, ईच एंड एवरीथिंग इजी हो गया, और हमारा केमिकल इक्वेशन शॉर्टेस्ट फॉर्म में आ गया। यानी कि लॉन्गर फॉर्म हो गया सेंटेंस इक्वेशन, शॉर्टर फॉर्म हो गया वर्ड इक्वेशन, शॉर्टेस्ट फॉर्म हो गया ये वाला केमिकल इक्वेशन, जिसमें हमने एलिमेंट्स, कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस जो भी है उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले या केमिकल फॉर्मूले का यूज किया है वो वाला। बाकी जो प्रोसेस है वो ज्यों करते हैं, एरो मार्क लेफ्ट में रिएक्टेंट सी लिखेंगे, एरो मार्क राइट में प्रोडक्ट सी लिखेंगे। जितने भी रिएक्टेंट्स हैं सभी रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस का साइन, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बीच में भी प्लस का साइन। एरो मार्क का जो एरो हेड होगा ऑलवेज टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स होगा, क्योंकि वो डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन को शो करता है। अब यहां पर एक चीज हम देखेंगे कि अब जरा हम ये जो एटम्स हैं उनकी संख्या को काउंट करेंगे, नंबर्स को। क्या LHS में हर एटम की जितनी संख्या है RHS में उनकी संख्या उतनी ही है? काउंट अप करके देखेंगे। LHS में हम देख रहे हैं मैग्नीशियम 1 है, RHS में भी मैग्नीशियम 1 है, LHS में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, RHS में ऑक्सीजन का 1 ही एटम है। यानी कि यहां पर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैच नहीं कर रहे हैं। और जिस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट एंड ऑन राइट मैच नहीं करते हैं, उस तरह के केमिकल इक्वेशन को हम लोग कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर एग्जाम में डेफिनेशन पूछ लिया व्हाट इज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, तो हम क्या लिखेंगे? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इज ए केमिकल इक्वेशन इन विच the number of each and every atom in reactants is not equal to the number of the same atoms in products। यानी कि रिएक्टेंट्स में जो ईच एंड एवरी एटम्स होते हैं उनका जितना नंबर होता है उन्हीं एटम्स का नंबर प्रोडक्ट्स के में बराबर नहीं होता है। इस तरह के केमिकल इक्वेशन को हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो इजीली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है कि क्या जब ये अनबैलेंस्ड है तो इसको बैलेंस्ड करने की जरूरत है? तो आंसर है हाँ, यस, it is needed to balance the unbalanced chemical equation. It is needed to balance a skeletal chemical equation. Skeletal या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करने की जरूरत है। फिर क्वेश्चन राइज होता है why should a skeletal chemical equation or why should an unbalanced chemical equation be balanced? एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों है? एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों है? आपको स्टैंडर्ड 9th में ही क्लास 9th में पढ़ाया गया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट
mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. द टोटल मास ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस बिफोर द केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस आफ्टर द केमिकल रिएक्शन. यानी कि केमिकल रिएक्शन के पहले सभी सब्सटेंसेस का जितना टोटल मास था, केमिकल रिएक्शन के बाद भी सभी सब्सटेंसेस का टोटल मास इतना ही होता है. शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास था वही केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट्स का भी टोटल मास रहना चाहिए. यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट्स का टोटल मास प्रोडक्ट्स के टोटल मास के बराबर होता है और यह तभी पॉसिबल होगा जब एटम्स की संख्या जो है वो इक्वल होगी. तो इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम इन अदर वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. एक केमिकल रिएक्शन में एक एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. हेंस द टोटल नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ एलिमेंट का एटम जो होता है वो द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट present in reactants must be equal to the total number of atom of that element in products. यानी कि रिएक्टेंट्स में किसी एलिमेंट के जितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं उस एलिमेंट के ठीक उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट्स में भी होने चाहिए. इसलिए हमको क्या करना है, एक केमिकल या अनबैलेंस्ड एक स्केलेटल या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत है. शॉर्ट में हम आंसर यही लिख सकते हैं कि ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. दैट्स ऑल. अब इसलिए हमको बैलेंस करने की जरूरत है तो हमने इसको यहां पर अब बैलेंस कर दिया. 2mg प्लस O2 गिव्स राइज टू MgO. अब आप देख सकते हैं यहां पर मैग्नीशियम के 2 एटम्स हैं, यहां भी मैग्नीशियम के 2 एटम्स हैं, यहां ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, यहां भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं. यानी कि रिएक्टेंट्स में हर एलिमेंट के एटम्स की संख्या जितनी है प्रोडक्ट्स में भी हर एलिमेंट के एटम्स की संख्या ठीक उतनी ही है. इसलिए अब यह एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया. यहां से भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो आंसर हम ये लिखेंगे, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट present in reactants is equal to the number of that element, number of atoms of that element in products. रिएक्टेंट्स में हर एलिमेंट के एटम्स की जितनी संख्या है प्रोडक्ट्स में भी हर एलिमेंट के एटम की संख्या उतनी ही है. तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं. तो यहां पर हमको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिल गया. अब हमें ज़रूरत है कि उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को मच मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के. यहां पर हमारा इक्वेशन हर तरह से कंप्लीट हो गया है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी है और बैलेंस्ड भी है, बट फिर भी मोर इंफॉर्मेटिव नहीं है. इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख करके अभी ये नहीं समझ में आ रहा है इसमें से कि किस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का स्टेट क्या है, किस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का स्टेट क्या है. वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस है. सॉलिड आपको मालूम होगा, लिक्विड भी मालूम होगा, गैस भी मालूम होगा. एक्वस का अर्थ होता है डिसॉल्व्ड इन वाटर. एक्वस का अर्थ होता है डिसॉल्व्ड इन
वाटर, यानी कि जो भी सब्सटेंस सॉल्यूशन फॉर्म में है उसको हम लोग एक्वस बोलते हैं। एक्वस का अर्थ ही होता है डिसॉल्व्ड इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व हुआ यानी कि वाटर में घुला हुआ। तो यहां पर वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, स्टेट ऑफ क्या कहते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स नहीं मालूम है। अगला कौन सा इंफॉर्मेशन नहीं मालूम है, वो है कंडीशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो हमको नहीं मालूम है कि किस कंडीशन में यह केमिकल रिएक्शन हुआ। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनको टेक प्लेस होने के लिए, यानी कि जिन रिएक्शंस को होने के लिए एक सर्टेन अमाउंट का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। जब वो टेम्परेचर रीच करता है तभी वो केमिकल रिएक्शन होता है, बिलो दैट टेम्परेचर वो केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। यानी कि अब उस कंडीशन को तो हमें केमिकल रिएक्शन में शो करना पड़ेगा। उसी तरह बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही होते हैं, उससे लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो केमिकल रिएक्शंस नहीं होते, या उस मोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर भी वो केमिकल रिएक्शंस नहीं होते। जब होंगे तो उसे पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही होंगे। वो कंडीशन हो गया हमारे केमिकल रिएक्शन का, तो वो कंडीशन भी मेंशन रहना चाहिए उस केमिकल इक्वेशन में। कई बार क्या होता है कि कुछ केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो एक कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ही होते हैं। कैटालिस्ट हम लोग ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करते बट केमिकल रिएक्शन को वो अफेक्ट जरूर करते हैं, यानी कि उनके रहने से, प्रेजेंट रहने मात्र से या तो केमिकल रिएक्शन होता है या फिर केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है या फिर केमिकल रिएक्शन का रेट घट जाता है। यानी कि केमिकल रिएक्शन के रेट का घटना या केमिकल रिएक्शन के रेट का बढ़ना या केमिकल रिएक्शन का हैपन होना, ये इनको हम एक वर्ड में कह सकते हैं कि अफेक्ट करना। यानी कि वो केमिकल सब्सटेंसेस जो किसी केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं उनको कहते हैं कैटालिस्ट। कैटालिस्ट आर सब्सटेंसेस व्हिच अफेक्ट अ केमिकल रिएक्शन। अ कैटालिस्ट never participate in a chemical reaction but it affects the chemical reaction. Either its presence allows the reaction to happen or its presence allows the reaction to get slower or to get faster. यानी कि उसके रेट ऑफ रिएक्शन को ये चेंज करने में काम आता है, उनको कहते हैं कैटालिस्ट। अगर कहीं पे इस कैटालिस्ट की भी जरूरत पड़ी है तो उन कैटालिस्ट को भी यहाँ पर हमको रिप्रेजेंट करने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पर ये सारे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहे थे, इसलिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन होने के बावजूद भी ये मोर इंफॉर्मेटिव बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं था। अब हम इसको मोर इंफॉर्मेटिव बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाएंगे और हमने इसको यहाँ पर बनाया। 2mg सॉलिड स्टेट के लिए हम लोग स्मॉल लेटर s, लिक्विड स्टेट के लिए स्मॉल लेटर l, गैसेस स्टेट के लिए स्मॉल लेटर g और एक्वस के लिए स्मॉल लेटर AQ का यूज करते हैं। सॉलिड स्टेट में अगर कोई रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, कुछ भी है, तो उसके लिए स्मॉल लेटर S हम लोग यूज करते हैं। लिक्विड के लिए स्मॉल लेटर L, गैसियस स्टेट के लिए स्मॉल लेटर G और एक्वस के लिए स्मॉल लेटर AQ का यूज करते हैं, वो भी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। देख रहे हैं आप सभी, मैंने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही लिखा है। और ये जो केमिकल फॉर्मूले हैं उनके जस्ट राइट में लिखा जाता है, न के नीचे, न के लेफ्ट में, न के ऊपर। कहाँ लिखते हैं? जस्ट राइट में। तो वही हमने मैग्नीशियम रिबन हमने लिया था, याद कीजिए एक्टिविटी जब हमने आपको पढ़ाई थी तो हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था। मैग्नीशियम रिबन सॉलिड फॉर्म में था, इसीलिए यहाँ पर 2mg के जस्ट राइट में ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट पर हमने स्मॉल लेटर S लिखा प्लस O2। ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन था और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन तो अपने गैसेस फॉर्म में ही है, इसलिए ये गैस में होगा। इसीलिए इसके जस्ट राइट में स्मॉल ब्रैकेट में हमने स्मॉल लेटर G लिखा है गैसेस स्टेट के लिए। याद कीजिए मैग्नीशियम रिबन को हमने एक स्प्रिट लैंप या बर्नर की मदद से बर्न किया था। बर्न करने का अर्थ क्या है कि उसको हमने हीट किया था, गर्म किया था, और उसी हीट के लिए यहाँ पर हमने ये ट्रायंगल
सिंबल बनाया है, जिसको कि हम लोग डेल्टा भी पढ़ते हैं, या फिर इनवर्ड्स हम लिख सकते हैं HEAT, हीट। तो जो भी कंडीशन ऑफ रिएक्शन होता है उसको इसी एरो मार्क के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। कंडीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन का जो कंडीशन होता है उसको हम लोग इस एरो मार्क के या तो ऊपर लिखते हैं या नीचे लिखते हैं, या फिर कुछ ऊपर कुछ नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन यही था कि ये हमने वहाँ पर हीट किया था, तो उसी हीट के लिए या तो यहाँ पर हम HEAT हीट लिखेंगे या फिर ये डेल्टा का साइन लगा देंगे। लेकिन अगर यूं ही मैग्नीशियम रिबन को कहीं छोड़ दिया गया रहता और अपने आप इन नेचुरल एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करके उसका जो एक्सटर्नल लेयर है, यानी कि जो मैग्नीशियम रिबन का जो बाहरी परत है, उसको वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल दिया रहता, तब यहाँ पर हमको ये डेल्टा बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो बिना इस हीटिंग प्रोसेस के ही नेचुरली हुआ था। लेकिन इस एक्टिविटी में हमने बर्न किया था, इसीलिए यहाँ पर इस डेल्टा साइन को बनाना या फिर हीट लिखना ज़रूरी है। अगर इसको हम छोड़ भी देंगे तो गलत नहीं होगा। यहाँ से मैं डेल्टा हटा दिया तो ये गलत नहीं है, बट थोड़ा सा सेंस बदल गया कि ये एटमॉस्फेयर में कहीं हमने ओपन एटमॉस्फेयर में मैग्नीशियम रिबन को रख दिया है और कुछ दिन के बाद वो मैग्नीशियम रिबन अपने आप ही नेचुरली एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बना लिया है, परत बना लिया है। लेकिन इस एक्टिविटी में चूंकि हमने खुद रिएक्शन करवाया था, बर्निंग करी थी, इसीलिए इसके लिए हीट वर्ड लिखना या फिर डेल्टा साइन लगाना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो अब यहाँ पर जा करके हमारा जो ये केमिकल रिएक्शन है वो टोटली शॉर्टेस्ट फॉर्म में है, बैलेंस्ड है एंड मच मोर इंफॉर्मेटिव है। जितने सारे इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारे के सारे इंफॉर्मेशंस इस केमिकल इक्वेशन में प्रेजेंट है। इसीलिए द बेस्ट केमिकल इक्वेशन यही है। हमको हमेशा केमिकल इक्वेशन इसी फॉर्म में कहीं भी लिखना चाहिए। अब बात आती है बैलेंसिंग पर, एक थोड़ा सा एक्सरसाइज कुछ हम कर लेते हैं। जब हमने एक्टिविटी 1.2 किया था तो उसमें क्या किया था, हमने लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया था, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिया था और उसको एक फ्लास्क के अंदर रखा था। फिर क्या हुआ था, ये दोनों आपस में रिएक्ट किए थे और रिएक्ट करने के बाद पोटेशियम आयोडाइड फॉर्म हुआ था, जो कि एक क्या था, येलो कलर का सॉलिड था, और पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ था जो कि वाइट कलर का एक सॉलिड था। याद आई आपको बात? तो ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हमने लिखा है, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स राइज लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। अब इसके पहले बैलेंसिंग की हम बात करेंगे कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। तो बैलेंसिंग को हम लोग चेक करेंगे, देखते हैं हर तरह के हर एलिमेंट के एटम्स की संख्या को काउंट अप करना है, दोनों तरफ देखना है कि इक्वल है या नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पर लेड एक है, यहाँ भी लेड एक है, चलो जी ये बैलेंस्ड है। यहाँ पर नाइट्रेट एक है, यहाँ भी नाइट्रेट एक है, ये भी बैलेंस्ड है। यहाँ पर पोटेशियम एक है, यहाँ भी पोटेशियम का एक एटम है, ये भी बैलेंस्ड है। यहाँ पर आयोडीन का एक एटम है, यहाँ आयोडीन का एक एटम है, यानी कि ये पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन क्या हमारा बैलेंस्ड है। बस एक कमी है कि ये मच मोर इंफॉर्मेटिव नहीं है। मच मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो स्टेट्स हैं उनको बताना पड़ेगा। तो उसमें हमने क्या लिया था, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया था एक्टिविटी 1.2 में। सॉल्यूशन यानी कि जाहिर सी बात है वाटर में डिसॉल्व है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्वस। हमने पोटेशियम आयोडाइड का भी सॉल्यूशन लिया था एक्टिविटी 1.2 में, यानी कि वो वाटर में डिसॉल्व होगा तभी सॉल्यूशन बना होगा, यानी कि इसके लिए भी हमको एक्वस लिखना पड़ेगा। बट जब प्रोडक्ट की बात आई थी तो प्रोडक्ट में कहा था कि येलो कलर का एक सॉलिड फॉर्म हुआ, वो है लेड आयोडाइड सॉलिड फॉर्म हुआ, यानी कि ये सब हम लिखेंगे। उसी तरह व्हाइट कलर का एक
सॉलिड फॉर्म हुआ, पोटेशियम नाइट्रेट सॉलिड फॉर्म हुआ, तब हम एस लिखेंगे। लेकिन अब है कि यहां पर ये जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस्ड भी हो गया और इंफॉर्मेटिव भी हो गया, बट मच मोर इंफॉर्मेटिव नहीं हुआ। इसको अब मच मोर इंफॉर्मेटिव भी बनाने की जरूरत है। हमें कैसे लगा कि मच मोर इंफॉर्मेटिव नहीं हुआ? वो ऐसे लगा कि जब ये एक्वस था, ये भी एक्वस था, यानी कि लेड नाइट्रेट भी वाटर में डिजॉल्व था, पोटेशियम नाइट्रेट भी वाटर में डिजॉल्व था, तो वाटर गया कहां? कहीं तो गया। इसका अर्थ है कि वाटर यहां कहीं ना कहीं प्रेजेंट है ना। तो जाहिर सी बात है वो वाटर यहां पर प्रेजेंट है, उस वाटर को अब अलग से हमको कहीं ना कहीं यहां पर मेंशन करने की जरूरत है। और ये जो सॉलिड फॉर्म में बने हुए हैं, एक येलो कलर का सॉलिड, व्हाइट कलर का सॉलिड, ये उस वाटर में डिसॉल्व नहीं हुए हैं। अगर डिसॉल्व हो गए रहते तब तो सॉलिड वर्ड का यूज ही नहीं होता। सॉलिड वर्ड का यूज हुआ है यानी कि डिसॉल्व नहीं हुआ है। अब वाटर कहीं ना कहीं से अलग से प्रेजेंट है, इसमें तो अलग से प्रेजेंट है तो उस वाटर को हमको अलग से लिखना पड़ेगा। फिर ये डिसॉल्व नहीं है तो होंगे कहां? उसी वाटर में ही होंगे ना, यानी कि वाटर में ये सस्पेंड कर रहे होंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे। और जो भी केमिकल सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है बट वाटर में ही प्रेजेंट रहता है, वाटर में तैरता रहता है, उसके सरफेस पे फ्लोट करते रहता है, उस तरह के केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं प्रेसिपिटेट। इसका अर्थ है ये दोनों प्रेसिपिटेट्स हैं। पोटेशियम आयोडाइड भी एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट है और लेड आयोडाइड येलो कलर का प्रेसिपिटेट है और पोटेशियम नाइट्रेट व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ है। अब ये सारी बातें यहां पर हम जब लिख देंगे तो ये हमारा मच मोर इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एक्टिविटी 1.3 पर विचार करें। एक्टिविटी 1.3 में हमने क्या लिया था? जिंक ग्रेन्यूल्स लिया था और फिर उसको ऐड किया था कहां पर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड में। यही हुआ था। हमने दोनों के लिए आपको समझाया था। जिंक ग्रेन्यूल्स लिए थे यानी कि जाहिर सी बात है कि ये जिंक सॉलिड में होगा। फिर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था। एसिड ऑलवेज एक्वस फॉर्म में होता है यानी कि एक्यू हो गया। उसके बाद जब ये रिएक्ट किए तो क्या बनाया? जिंक क्लोराइड। ये जिंक इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बनाया और ये हाइड्रोजन जो बच गया वो एक अलग ही बच गया यानी कि गैसेस फॉर्म में हाइड्रोजन बच गया। और ये जो जिंक क्लोराइड बनेगा ये एक्वस फॉर्म में ही बनेगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म में था तो एक्वस वाला वाटर जाएगा कहाँ? जाहिर सी बात है इसके साथ मिक्सअप होगा यानी कि जिंक क्लोराइड उसके साथ डिजॉल्व होकर के ये एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा। तो हमने इसके स्टेट्स भी मेंशन कर दिए। ये पूरी तरह से मच मोर इंफॉर्मेटिव हो गया। अब बात करते हैं इसके बैलेंसिंग की। तो हर तरह के एलिमेंट के एटम्स को दोनों तरफ काउंट अप करके देखते हैं कि दोनों तरफ इक्वल हैं या नहीं है। यहाँ पर जिंक का एक एटम है, यहाँ भी जिंक का एक एटम है, यहाँ हाइड्रोजन का एक एटम है, यहाँ पर हाइड्रोजन के दो एटम हो गए जी। यहाँ पर क्लोरीन का एक ही एटम है, यहाँ पर क्लोरीन के दो एटम हो गए यानी कि इक्वल नहीं है। ये तो स्केलेटल केमिकल रिएक्शन हो गया, बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया। इसको बैलेंस करने की जरूरत है। अब बैलेंस करने के लिए हम क्या करें? यहाँ पर दो क्लोरीन दो हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक ही क्लोरीन। चलिए यहाँ पर अगर हम दो लगा देते हैं तो हाइड्रोजन भी दो हो गया, क्लोरीन भी दो हो गया, इधर भी दो क्लोरीन दो हाइड्रोजन, हो गई ना बात बराबर। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी हो गया और मच मोर इंफॉर्मेटिव भी हो गया। तो इस तरह से हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। चलिए एक बार इसको भी बैलेंस करके हम लोग देखते हैं। जिंक ग्रेन्यूल ही लिया था यानी कि जाहिर सी बात है ये सॉलिड फॉर्म में था। ये सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि हमेशा एक्वस फॉर्म में होता है तो ये क्यू यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। गिव्स राइज जिंक सल्फेट यानी कि यही जिंक यहाँ पर सल्फेट साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनाया था तो ये एक्वस फॉर्म में ही रह जाएगा। हाइड्रोजन ये तो गैस है जी लिखाएगा। ओके, इंफॉर्मेटिव बना दिया हमने। अब बैलेंसिंग की देखते हैं। यहाँ पर एक जिंक है, जिंक का एक एटम है, यहाँ भी जिंक का एक एटम है। यहाँ पर हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं। यहाँ सल्फेट का
एक मॉलिक्यूल है, यहाँ भी सल्फेट का एक मॉलिक्यूल है, या यूं कहीं एक सल्फर यहाँ है तो यहाँ भी एक सल्फर, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। तो हर तरह से ये जितने हर एटम जितने रिएक्टेंट्स में उतने ही प्रोडक्ट्स में है, यानी कि पहले से ऑटोमेटिकली ये बैलेंस्ड है, यानी कि अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी है और मच मोर इंफॉर्मेटिव भी है। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं बैलेंसिंग के लिए। यहां पर हमने लिया Fe प्लस H2O गिव्स राइज Fe3O4 प्लस H2। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि बैलेंस्ड हैं या नहीं है। चलिए यहां पर है एक Fe है, आयरन का एक एटम है, यहां पर आयरन का 3 एटम है, यहां पर आयरन का एक एटम है, यहां पर आयरन का 3 एटम है, यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। चलिए ये तो बराबर हैं। और यहां पर ऑक्सीजन का एक एटम है, यहां पर ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, ये बराबर नहीं है, यानी कि आयरन के एटम्स दोनों तरफ इक्वल नहीं है, ऑक्सीजन के एटम्स दोनों तरफ इक्वल नहीं है, सिर्फ अभी हाइड्रोजन के एटम्स ही दोनों तरफ इक्वल हैं। तो जाहिर सी बात है हमको बैलेंस करना है, इक्वल करना पड़ेगा इन एटम्स को। ऑलवेज हम लोग शुरुआत मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम से करते हैं, तो सबसे ज्यादा चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हमको ऑक्सीजन के दिखाई दे रहे हैं, वो भी प्रोडक्ट में यहां पर है ना, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। इसका अर्थ है इधर भी अब हमको ऑक्सीजन के 4 एटम्स बनाने की जरूरत है। 4 एटम कैसे बनाएंगे? इस यहां पर अगर मैं 4 लगा देता हूं तो ये ऑक्सीजन के 4 एटम हो गए, और यहां भी ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, हो गए दोनों की कहानी बराबर। देखिए जब भी एटम्स को बराबर करना है तो नंबर जो भी यहां लगाना है शुरू में लगाना है, इधर नहीं लगाना है, क्योंकि जो ऑलरेडी केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है उस केमिकल फॉर्मूले के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो वो कुछ से कुछ और बन जाएगा। जैसे यहाँ पर H2O है, ये H2O वाटर का केमिकल फॉर्मूला है। अगर आप सोचे कि नहीं हमको तो ऑक्सीजन बराबर करना, उधर 4 है इसको भी बराबर करना, चलो यहाँ पर 4 लगा देते हैं, ये हो गया H2O4। ये वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, वाटर का एक केमिकल फॉर्मूला नहीं है, यानी कि हमको वाटर ही चाहिए था, ये पता नहीं क्या बन गया। इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ केमिकल फॉर्मूला के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करने के लिए ऑलवेज उस कंपाउंड के लेफ्ट में ही नंबर्स को ऐड करना है बैलेंसिंग करने के लिए। तो ये जो 4 यहां आया, यहां अब हम नहीं लिख करके उस 4 को यहां लगाएंगे, जस्ट लेफ्ट में इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के, वाटर के केमिकल फॉर्मूला के लेफ्ट में। तो इस हिसाब से ये जो 4 आया ये इस हाइड्रोजन के लिए भी है और ये इस ऑक्सीजन के लिए भी, दोनों के लिए है। तो ये 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन आता, ये तो ऑक्सीजन की कहानी बराबर हो गई। ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बराबर नहीं हुआ, पहले बराबर था अब वो अनबैलेंस्ड हो गया जी। वो कैसे? अब यहां पर ये 4 दूनी 8 हो गए हाइड्रोजन के एटम्स, 4 2 जा 8 एटम्स हो गए हाइड्रोजन के, जबकि यहां पर हाइड्रोजन के 2 ही एटम्स हैं। तो इसको भी इक्वल करना पड़ेगा, यानी कि इधर अब 8 हो गए, इसको वापस मिटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इस 4 को हटा देंगे, ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड रह जाएगा, इसलिए इसको तो अब मिटाना नहीं है। अब हम उसको इसके बराबर बना लेते हैं, ये 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गया, चलो इसको भी 8 बना लेते हैं। यानी कि यहां पर अगर हम 4 लगा देते हैं यहां पर तो क्या होगा, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन भी हो गया, 8 हाइड्रोजन इधर भी, 8 हाइड्रोजन इधर भी, 4 ऑक्सीजन इधर भी, 4 ऑक्सीजन इधर भी, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गए। अब रह गया आयरन, आयरन का एक एटम इधर है, 3 एटम इधर है, यहां पर 3 लगा देंगे, यहां नहीं लगाना है, ये तो F3, ये पता नहीं क्या बन जाएगा। मैंने क्या कहा, चाहे वो एलिमेंट है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, चाहे वो कंपाउंड है, उसका जो अपना खुद का केमिकल फॉर्मूला पहले से जो बना हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो बना हुआ है, एटॉमिक फॉर्मूला जो बना हुआ है, उसका एटॉमिक फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर केमिकल फॉर्मूला के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको ज्यों का त्यों रहने देना है। इसलिए ऑलवेज उसके लेफ्ट में ही बैलेंसिंग नंबर हमको लिखना है। तो बैलेंसिंग नंबर हमारा 3 है, वो आयरन के जस्ट लेफ्ट में आएगा।
अब आप काउंट कर सकते हैं, बन गया 3Fe प्लस 4H2O गिव्स राइज Fe3O4 प्लस 4H2। आयरन के यहां पर 3 एटम हो गए, यहां पर 3, यहां भी 3, यहां 4 टू जा 8 एटम्स हो गए हाइड्रोजन के, यहां भी 4 टू जा 8 एटम्स हो गए, यहां पर 4 एटम्स ऑक्सीजन के, यहां भी 4 एटम्स ऑक्सीजन के, सब कुछ इक्वल है। और अब ये टोटली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गया। बट ये मच मोर इंफॉर्मेटिव नहीं हुआ। मच मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, अब ये स्टेट्स लिखेंगे ना रिएक्टेंट सब प्रोडक्ट्स के। आयरन सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इसके बगल में यहां पर स्मॉल लेटर में हम लोग एस लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। ये जो आप चीज देख रहे हैं दरअसल है क्या कि लोहे का जंग लग रहा है, कोरोजन हो रहा है, रस्टिंग हो रही है आयरन की। आयरन को आपने कहीं भी एयर में छोड़ दिया, ओपन एटमॉस्फेयर में आपने छोड़ दिया, कुछ समय के बाद उसका जो आउटर सरफेस है वो कोरोडेड हो गया, रस्टेड हो गया, उसके रस्टिंग हो गई, कोरोजन हो गया, जंग लग गया जी, है ना। तो जब जंग लगा तो कैसे लगा, मॉइस्ट एयर के संपर्क में आया था, वो कांटेक्ट में आया था। उस एयर में जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर जो प्रेजेंट है एयर में, उस वाटर वेपर के साथ ये रिएक्ट किया ना आयरन का आउटर सरफेस। तो वाटर वेपर क्या है, गैसेस फॉर्म में है, यहां पर ये वाटर लिक्विड फॉर्म में नहीं है, गैसेस फॉर्म में है, यानी कि यह जी है। गैस के लिए जी लिखती है, ध्यान देना कि ओपन एटमॉस्फेयर में आयरन को रखा है तो एयर में जो मॉइस्चर है, और एयर में मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर हो, गैसेस फॉर्म में है, इसीलिए यहां पर जी लिखेंगे। अब Fe3O4 ये जो फेरिक ऑक्साइड बने, यही तो रस्ट है, यही तो जंग है, तो ये भी तो सॉलिड होता है। तभी तो आप जंग लगे हुए लोहे को छूते हैं तो नीचे कुछ सॉलिड जैसा झड़ जाता है, ऊपर की परत झड़ती है, वही तो है जंग, वही तो है रस्ट, फेरिक ऑक्साइड जो नीचे झड़ गई, यानी को सॉलिड फॉर्म में ही है, तो ये सॉलिड फॉर्म हो गया, ये एस हो गया। और हाइड्रोजन क्या होता है जी, गैस है, ये तो निकल गया होगा, चला गया होगा, ओपन एटमॉस्फेयर में मिल गया होगा, हमारे पास सिर्फ यही है, जंग बच गया था। अब ये केमिकल इक्वेशन मच मोर इंफॉर्मेटिव भी हो गया। इसी तरीके से आपको अगर इनमें कोई कंडीशन रहता तो इसे रो मार्क ऊपर और नीचे लिखा जाता, फिलहाल तो कोई कंडीशन था नहीं, इसलिए यहां पर हमने लिखा नहीं, पर और तो कहीं मिलेंगे ना। इस तरह से अब आपको इसको थोरोली पढ़ करके, समझ करके, और ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी हो, भी बैलेंस्ड और साथ साथ मच मोर इंफॉर्मेटिव भी, या आपको प्रैक्टिस करना है। और हमेशा ध्यान रखना है कि ओनली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। थैंक यू।